आज हम लोग पढ़ेंगे गांधीवाद, और जो मैं आप लोगों की किताब से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लाइन हैं जो मतलब वहां से हमको पढ़ के डायरेक्टली ज्यादा आइडिया मिलेगा कि गांधीजिज्म क्या क्या था। ठीक है, कोई भी चीज में जब वाद लग जाता है ना, तो उस विचारधारा बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? लेकिन हम लोग अभी तक जितने भी वाद पढ़े हैं, ठीक है, वो सभी वाद में हम लोग देखे हैं कि उसका एक विचार, मनुष्य अपने विचारधारा से प्रभावित करने का प्रयास करता है। लेकिन गांधी जी कभी भी गांधीवाद बोल करके कोई विचारधारा को नहीं लाना चाहते थे। ठीक है, अपने नाम पे वो कोई विचारधारा खुद से कभी नहीं लाने का प्रयास किए। ठीक है, और उन्होंने इसको लेकर कहा भी है, देखो मैं लिखा हूं, गांधीवाद बेसिकली क्या है मैं बता दिया। गांधीवाद बेसिकली गांधी के विचारों को कहा जाता है। गांधीवाद नाम जैसी कोई चीज नहीं है, और गांधी जी खुद कह रहे हैं, मैं अपने पीछे किसी पंथ मत को छोड़ना नहीं चाहता। मतलब मैं अपना कोई छाप नहीं छोड़ता कि मेरी बातों को मान करके वो विचारधारा को जन्म। मैं इस बात को भी नहीं कह सकता कि मैंने किसी नए सिद्धांत को जन्म दिया है। तो गांधी जी ये भी नहीं बोलते हैं कि मैं ही गांधीवाद लाया हूं या गांधीवाद को जन्म दिया हूं। मैंने केवल अपने तरीके से प्रतिदिन की समस्याओं को शाश्वत सत्य का प्रयोग किया है। जो भी दिन प्रतिदिन मनुष्य के जीवन में समस्याएं आती है, उसके साथ जीवन भर गांधी जी, हम लोग जानते हैं गांधी जी मुख्य रूप से अपने सत्य के लिए जानता है, तो हमेशा सत्य के साथ रहे और उसी के साथ आगे बढ़े। गांधी जी के जो अनुयायी थे, जो उनके समर्थक थे, उन लोगों ने मिलकर क्या किया, गांधी के विचार को फैलाए और आगे चलकर यही विचारधारा गांधीवाद के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गांधी जी के विचारधारा को जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि गांधी जी की जो विचार आए, गांधी जी का जो विचार थे, वो विचार कहाँ से आया, कौन कौन परिस्थिति से वो गुजरे, जिनके कारण उनका जो विचार था, हम लोग जितना भी भारतीय नेताओं का अध्ययन करें, उनका विचार हम लोग बिल्कुल अलग था, और उनका सोचने का तरीका ना बहुत ही अलग था। आप लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं वहां पे भी दो दल रहते हैं। एक बोलता है हम आजादी छीन कर लेंगे, मार के लेंगे और लड़के लेंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ गांधी जी अंग्रेज को से नहीं लड़ते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लीडर या बहुत सारे नेता गांधी जी को गलत ठहरा देते थे कि गांधी जी डरपोक थी या नहीं, ठीक है, या लड़ना नहीं जानते थे। लेकिन गांधी जी ने अपने पुस्तकों में बताया है कि अंग्रेज बहुत ही कमजोर है, ठीक है, उससे लड़ने की बात ही नहीं है। उनकी संख्या और भारत देश में रहने वाले भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा है। अगर उससे हम लोग लड़ करके भगाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारा ये है, ठीक है, एक तरफा मैच होगा, ये एक तरफा खेल हो जाएगा। इसीलिए वो लोग खुद ही कमजोर है, एक दिन समय आएगा वो लोग खुद ही भारत को छोड़ के चले जाएंगे। ये उनकी कुछ इस तरह की विचारधारा थी। गांधी जी ने अपने जीवन में बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करा, जिनका प्रभाव उसके मस्तिष्क पे बना। मुख्य रूप से रामायण, महाभारत में इसमें बताया है कि किस प्रकार विजय प्राप्त किया जाता है। ठीक है, भागवत गीता जो कि सत्य को बताता है, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने कहा, उन्होंने स्वयं अपने लेखन के माध्यम से कहा कि गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि के अध्ययन ने मेरे विचार को जन्म किया है। बोलता यह विचार मेरा नहीं है, ये सारे विचार का क्या है, उत्पत्ति क्या है, रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, यहीं से मैंने अपने विचारों को जन्म दिया। गांधी जी न केवल भारतीय ग्रंथों को पढ़े, बल्कि उनके विचारों में ईसाई धर्म का भी प्रभाव था। ईसाई धर्म के ग्रंथों में एक पुस्तक है जिसका नाम था न्यू टेस्टामेंट, वे भी पढ़े थे, और उससे भी गांधी जी बहुत हद तक प्रभावित हुए। ठीक है, अहिंसावादी थे एक बहुत बड़े। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं गांधी जी के, और एक पुस्तक से लियो टॉलस्टॉय, आप लोग एक क्लास 12 में इसके एक लेखन भी पढ़ोगे। इनके विचार से भी बहुत अधिक वो प्रभावित हुए,
और उनका पुस्तक का नाम था द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ठीक है। एवं रस्किन बॉन्ड की एक किताब है अनटू द लास्ट, देखिए ये दो किताब बहुत फेमस है, देखिए रस्किन बॉन्ड का ये, टोलस्टॉय का ये, ठीक है, और रस्किन बॉन्ड की पुस्तक जो था अनटू द लास्ट, इस पुस्तक को भी गांधी जी पढ़े। लेकिन अनटू द लास्ट जो है ना गांधी जी का एक बहुत बड़ा मतलब एक इसमें स्टोरी है, मैं पढ़ा था कहीं, गांधी का एक बुक है, गांधी उनका राइटर है बी आर नंदा। बी आर नंदा ने लिखा है कि गांधी जी ने अनटू द लास्ट किताब ना एक बार ही एक थ्रो में ना ट्रेन में सफर करते करते पढ़ लिए, ठीक है। ट्रेन में सफर करके वो कहीं साउथ अफ्रीका में ही कहीं ट्रेन में सफर कर रहे थे, लगातार वो एक दिन में ही वो किताब को खत्म किए थे। तो वो किताब का नाम था अनटू द लास्ट। इन सभी के जीवनों के पढ़ने के बाद, भारतीय ग्रंथों के पढ़ने के बाद गांधी जी ने अपना एक विचार डेवलप किया, ठीक है, जो कि प्रसिद्ध है, इसलिए सत्य और अहिंसा के नाम से। गांधी जी अपने संपूर्ण जीवन में, हम लोगों को पता है, सत्य के साथ रहे और सत्य के साथ ही आगे बढ़ने का प्रयास किया। उनके सिद्धांत न केवल आज भारत में बल्कि विश्वव्यापी सिद्धांत है। हर देश इस थ्योरी को, सत्य को अपनाना चाहता है। और नॉन वायलेंस, आज जो वायलेंस का युग है, ठीक है, हम लोग जितना भी गांधी जी का बुरा कर दे, ठीक है, बुरा बोल दे, मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्होंने जो बोल कर गया है कि उसकी प्रासंगिकता आज भी है, सत्य की प्रासंगिकता आज भी है, अहिंसा की प्रासंगिकता आज भी है कि नहीं है बच्चों? सत्य ये अहिंसा। अब सत्य गांधी जी के अनुसार क्या है? गांधी जी के अनुसार सत्य का अर्थ सबके प्रति प्रेम और सेवा का आत्मिक एकता प्राप्त करना है। सबकी सेवा करना, सबसे प्रेम, मतलब सत्य का मतलब यहाँ गांधी जी है का मतलब सिर्फ सही बोलना नहीं, सत्य बोलना नहीं, बल्कि सबका साथ भी देना, ठीक है, आध्यात्मिक रूप से, ठीक है। सत्य का पालन किसी भी मूल्य पर किया जाना चाहिए, आप किसी भी संकट में हो, ठीक है। आप लोग, एक गांधी जी का किताब है सत्यों के साथ मेरा संघर्ष, बताया था ना, गांधी जी को एक बार बोला गया था कि भाई तुम नहीं लिख पा रहे हो क्लास में, तो बोले पीछे वाले बच्चे से, आगे वाले बच्चे से देख के लिख लो। तो उन्होंने बताया किस किताब में, तो मैंने शिक्षक के कहने पर भी मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो असत्य मेरे जीवन को कमजोर कर सकता था या सत्य के राह से मुझे भटका सकता था। तो ये सत्य के बहुत बड़े एक पुजारी थी, और साथ ही साथ ये क्या थे, अहिंसा को भी मानते थे, हिंसा ना करना। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना। अब हिंसा न केवल मानव के लिए यहाँ पे, बल्कि पशुओं तक, उनका मतलब जीवन, हर एक जीव, यहाँ हिंसा मानव से मानव के बीच में नहीं बोला गया है, हर एक जीव जो पृथ्वी पे है उसके साथ हिंसा नहीं होना चाहिए। अहिंसा का विचार गांधी जी के राजनीतिक चिंतन का प्रमुख अंग है। उनका कहना था कि अहिंसा उनका जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि सत्य की खोज में उन्होंने अहिंसा को पाया है, ठीक है। अगर तुम सत्य के साथ रहते हो तो तुमको अहिंसा मिलेगा और उसी रास्ते पे मिलेगा। तो सत्य अहिंसा कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा है। जब तक आप सत्य रहोगे, आपके साथ अहिंसा आपके रास्ते पे आएगा और उसको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। अहिंसा का बेसिकली अर्थ, अहिंसा गांधी के अनुसार एक स्वार्थहीनता है, मतलब किसी तरह का स्वार्थ न रखना। वस्तुतः अहिंसा केवल मारना नहीं, बल्कि मन वचन द्वारा कर्म द्वारा जिम्मेदारियों को कष्ट न पहुंचाना। हम लोग हिंसा यह का मतलब सोच लेते किसी को चोट पहुंचाना, लेकिन ये चोट जरूरी नहीं है कि शारीरिक होगा, ये चोट मानसिक भी होगा। मानसिक तौर पे भी हम हिंसा करते, ठीक है। मानसिक तौर पे किसी को गलत बोल दिए या गाली दे दी या कुछ ऐसा किए जो उसको मन को ठेस पहुंचा, तो ये भी एक क्या है, हिंसा है। इसको भी गांधी जी नकारते हैं, और हिंसा के परिभाषा में वो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक तत्वों को भी स्थान दिए, ठीक है। अब उन्होंने अपने जीवन में क्या लाया, सत्याग्रह। सत्याग्रह को अगर सत्याग्रह हम लोग तोड़े तो दो शब्दों से मिल गए, सत्य और आग्रह।
या सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, जैसा कि मैं बताया पहले ही कि जीवन में गांधी जी अपने संपूर्ण जीवन में, ठीक है, सत्य के साथ रहे। और उनका एक टाइम जब इस फिलोसॉफी को मान रहे थे, उस समय हम लोग देखते हैं गांधी जी के विचारधारा इस समय बहुत ही जरूरी था, क्योंकि बहुत सारा ब्रिटिश का काल था, ब्रिटिश शासन चल रहा था। और ब्रिटिश शासन के तहत किस प्रकार हम लोग देखे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में आंदोलन हो रहे थे। और पहला सत्याग्रह वो चलाते हैं चंपारण में। एक व्यक्ति रहते हैं जिसका नाम रहता है राजकुमार शुक्ला। वहां पे नील के किसानों, ठीक है, उन लोग पे जबरदस्ती नील की खेती करवाया जाता था, ठीक है, 3 कठिया सिस्टम के अंतर्गत। तो राजकुमार शुक्ला जी जो वहां के थे, वो गांधी जी को बोलते हैं भाई एक बार आप आकर देखिए। और यहाँ से गांधी जी सत्याग्रह शुरू करते हैं बिहार के चंपारण से 1917 में। और ये चंपारण सत्याग्रह के बाद फिर और एक सत्याग्रह करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अहमदाबाद सत्याग्रह बोलते हैं। फिर खेड़ा सत्याग्रह करते हैं। ये सारे सत्याग्रह में गांधी जी कुछ नहीं करते थे, बस धरना पे बैठ जाते थे। ठीक है, हम विरोध नहीं करेंगे लेकिन डायरेक्टली विरोध करेंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं करेंगे। इसको बोलता है पेसिव रेसिस्टेंट इंग्लिश में, डायरेक्टली विरोध ना करना। ठीक है, ये क्या होता है, ये और खतरा होता है। ठीक है, ये पॉलिटिक कोई भी अगर सामने वाला है देखना, उसका पॉलिटिकल इमेज खराब हो जाता है। इसीलिए इसको मतलब गांधी जी बोलते थे मैं सत्य के साथ हूँ, आपको समर्थन नहीं करना है, आप मेरा आपको जो करना है करिए, हम आपका विरोध नहीं करें, लेकिन मैं सत्य के साथ हूँ। ठीक है, तो इसको लेकर गांधी जी चलते थे। और इसके अपनाने के बहुत सारे तरीके थे गांधी जी के पास। जैसे गांधी जी बताया है, गांधी जी के सुझाव दिए गए सत्याग्रह विभिन्न तरीकों में निम्नलिखित विश्लेषण बोलेंगे। सत्याग्रही को मृत्यु पर्यंत कष्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। जो भी सत्याग्रही अगर सत्याग्रह में आता है तो उसको पहले सोच लेना चाहिए कि हम तब तक अपने यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमको मांग का पूरा नहीं हो जाता, हमारा मांग पूरा नहीं होता। ठीक है, ये मानते थे। सत्याग्रह के समय उनके द्वारा किसी प्रकार की अनुचित मांग नहीं की जा सकती। कुछ ऐसा चीज ना मांग लेना जो सही नहीं है। ठीक है, विरोधियों को डराने के लिए केवल सत्याग्रह की संख्या वृद्धि नहीं करना चाहिए। गांधी जी का यह भी मानना है कि सत्याग्रह का मतलब नहीं होता आज सत्य देखो आंदोलन करता था जबरदस्ती, देख रहे ना, भीड़ करता है मनुष्य। पर आप लोग बहुत जगह देखोगे, मैं तो बताऊंगा नहीं किसी को, नहीं तो ये पॉलिटिकल फिर ये बन जाएगा। बहुत जगह भीड़ करने के लिए पैसा दिया जाता है कि भीड़ आओ यहाँ भीड़ लगाओ। ठीक है, मजदूरी दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी होता है। तो गांधी जी इसके विरुद्ध में थे। गांधी जी बोलते कि नहीं, सत्याग्रह का मतलब नहीं होता है भीड़। आपके आंतरिक मन से आ रहा है कुछ चीज गलत हो रहा है तो आप उसके विरुद्ध खड़ा रहिए, ना कि भीड़ इकट्ठा करिए। ठीक है, उसके बाद सत्याग्रही को विरोधियों में विश्वास करना चाहिए और उसके साथ समझौते के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जो भी सत्याग्रह कर रहा है उसको ये मानना चाहिए कि हाँ सामने वाला एक समय आएगा जो मेरी बातों को समझेगा, और दोनों मिल करके हम लोगों को क्या करना चाहिए, समझौता करना चाहिए। समअज्ञा अथवा सत्याग्रह में अनुशासनहीनता के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है, हम किसी तरह का सत्याग्रह का साथ में अनुशासनहीनता मतलब कुछ ऐसा चीज नहीं करेंगे जो कि गलत है। हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे, आप जो रास्ते में चल रहे हैं हम नहीं उस रास्ते पे नहीं चलेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम तुरंत आपको अवज्ञा कर देंगे या विरोध करेंगे। ठीक है, ये भी मानते हैं गांधी जी। तो ये सब था सत्याग्रह के कुछ तरीके। और इस तरीकों के आधार पे बहुत सारे सत्याग्रह के प्रकार है। सत्याग्रह विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। तो पहला असहयोग, सत्याग्रह करने का जो प्रकार है उसमें पहला असहयोग। गांधी जी ने देखना कि 1920-21 में, ठीक है, नागपुर सेशन के बाद असहयोग आंदोलन चलाते हैं। आप लोग सुने होंगे क्लास 10 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या था, बेसिकली असहयोग का मतलब होता है सहयोग ना करना। असहयोग का मतलब क्या होता है, सहयोग ना करना। एक मिनट, हाँ।
हाँ, असहयोग का मतलब, सुनाई दे रही है आवाज? हाँ, बिना माइक ऑन किए मैं बोल रहा था तब से। असहयोग का मतलब होता है सहयोग ना करना, अर्थात हम जो भी अंग्रेज कर रहे थे हम उसके साथ सहयोग नहीं करेंगे। अब सहयोग कैसे करेंगे? हड़ताल करेंगे, सामाजिक बहिष्कार, विभिन्न कार्यालयों से त्याग पत्र देंगे, धरना देंगे, सत्याग्रही को बंद करेंगे। इसका उद्देश्य समर्थन, जन समर्थन प्राप्त करना था। इसकी सहायता से सत्याग्रही जनता, सरकार तथा संबंधित संस्था को अपने पक्ष में तैयार करने का प्रयास करते थे। जो लोग ब्रिटिश सत्ता से या किसी के खिलाफ आप सहयोग खुश नहीं हो, आप मेरे तरफ आ जाओ, ठीक है, उसके सहयोग मत करो, यही असहयोग। तो गलत अगर कोई चीज हो रहा है तो क्या आप सहयोग करोगे? नहीं करोगे। तो सत्याग्रही का क्या है? पहले सत्य के साथ रहना। तो पहला चीज है गलत के साथ असहयोग, ये है। देखो हिस्ट्री से इसको रिलेट कर रहे हैं, बट ये पॉलिटिकल साइंस में तो हम लोग को एज ए थ्योरी ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है सविनय अवज्ञा। हम जानते हैं सविनय अवज्ञा भी एक आंदोलन है, लेकिन एक विचारधारा जो है, गांधी जी पहले बोले भाई हम सहयोग नहीं करेंगे। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने बहुत सारा आरोप लगाया, बहुत सारा मतलब नियम कानून लाया, तो अब गांधी जी बोलने लगे भाई हम अब अवज्ञा करेंगे। आज्ञा मतलब पालन करना, अवज्ञा मतलब पालन न करना। आप जो भी चीज करेंगे हम उस बातों को नहीं मानेंगे, ठीक है। तो सत्याग्रह का ये भी एक, अगर आपके साथ कोई चीज गलत हो रहा है या किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है समाज में, तो उसका बातों को ना मानना, ना कि उसमें हमें हाँ मिला देना। सविनय अवज्ञा सत्याग्रह का सबसे शक्तिशाली तरीका है। सविनय अवज्ञा के अंतर्गत अधिकारियों की आज्ञा की अवहेलना होती है। जो भी अधिकारी है सामने वाला, अगर वो गलत कर रहा है तो उसका हम क्या करेंगे? आलोचना करेंगे। इसके अंतर्गत मुख्यतः करों का भुगतान ना करना, दिन प्रतिदिन कार्यों में सरकारी अधिकारियों का आज्ञा न मानना, सरकारी कानून की अवहेलना आदि करना। हम टैक्स ही नहीं देंगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट अगर टैक्स मानेगा तो, क्योंकि गवर्नमेंट हमको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, हम लोग को बात ही नहीं सुन रहा है, तो हम लोग टैक्स क्यों देंगे? और हम लोग ना तो टैक्स देंगे ना ही काम करेंगे। ये भी एक तरीका है, इससे भी परेशान हो जाएगा ना कोई भी। और जब असहयोग से भी ना माने, सविनय अवज्ञा से भी नहीं माने, तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा रास्ता क्या है? उपवास कर लो। हम फास्टिंग करेंगे, ठीक है। ये तो बहुत लड़की लोग जानती है, ये बहुत अच्छा तरीका है ना। कि उपवास को गांधी ने सत्याग्रह का अंतिम अस्त्र माना है। अगर ये ना काम करे तो लास्ट में ये, आप लोगों को भी जब घर में कुछ लेना पड़ता है तो पहले डिमांड करते हैं, पापा ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, तो दुखी दिखाते हो। तीसरा दिन, दूसरा दिन क्या किया? खाना पीना बंद कर दिया। मम्मी सोचती ना अब तो देना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। इसी प्रकार अगर कोई चीज गलत हो रहा है तो आप उपवास पे भी बैठ सकते हो, जो कि आज हम लोग धरना वरना बोलते हैं, इसी से निकला है, ठीक है। उपवास अंतिम रूप में मृत्यु तक उपवास, मतलब पहले सोच के बैठना करता है कि हाँ मृत्यु तक बैठ पाएंगे कि नहीं। उपवास के लिए लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना पड़ता है। मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से, आपका बॉडी भी आपका साथ दे रहा है, मानसिक तौर पे भी आप, ठीक है, काम कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद है, अब एक ये हिजरत है, ठीक है। हिजरत मैं कभी नहीं सुना हूँ, लेकिन आप लोगों की किताब में दिया है। गांधी जी पता नहीं इस पे कभी बिलीव करते कि नहीं, मैं दूसरे किताब में कभी नहीं पढ़ा, ठीक है, शायद नहीं पढ़ा हूँ। महात्मा गांधी बारदोली जूनागढ़, क्योंकि ये टर्म ही मतलब अलग, इस धर्म का टर्म नहीं है, जो भी है, विट्ठलगढ़ के सत्याग्रह को हिजरत के प्रयोग की अनुमति दी। इसके अंतर्गत अपने स्थायी स्थान निवास से सत्याग्रही अन्य व्यक्ति दूसरे के स्थान पर चल जाते थे, क्योंकि पूर्व निवास पर वे सम्मान पूर्वक नहीं रह सकते थे, अर्थात रक्षा के लिए हिंसात्मक तरीकों को अपनाना पड़ता था। अगर कहीं पे आपके साथ अत्याचार हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते थे, इसको हिजरत का नाम दिया। अगर इस पे भी ना ये करे तो आप क्या करो? हड़ताल कर दो। हड़ताल मतलब समझते हो ना? ये तो देखिए हो, काम करना बंद हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। अभी देखो हम लोग का नेचुरल हड़ताल चल रहा है 2 साल से, 2 महीना से, 2 ढाई महीना से हड़ताल। श्रमिकों द्वारा अपनी मांग मनवाने का एक महत्वपूर्ण तरीका, पश्चिमी देशों में इसका प्रयोग बहुत पहले ही होता रहा है। भारत भी हड़ताल एक आम बात हो गई है, लेकिन आम हड़ताल
एवं गांधी जी की हड़ताल में एक मौलिक अंतर है। श्रमिक द्वारा किए जाने वाले हड़तालों का उद्देश्य पूंजीवादी एवं पूंजीपतियों समुदायों को नष्ट करना है, जबकि गांधी जी के हड़ताल में श्रमिकों को करना चाहिए वे उद्यान को समझे। जबकि गांधी जी का कहना है कि श्रमिकों को चाहिए कि वो उद्यान को समझे। हड़ताल मालिकों के अयोग्यता अन्याय के विरुद्ध होनी चाहिए, ना कि उद्योग हड़ताल के स्थगन करने के लिए। ठीक है, गांधी जी को मतलब बोला है हड़ताल जो होता है, जो नॉर्मल हम लोग जानते हैं जो सम्मिलित लोग करता है, लेकिन ये हमेशा कोई संस्था के जो लोग गलत कर रहा है उसके विरोध में होना चाहिए, ना कि हम लोग सब कुछ बंद कर दे। क्योंकि अगर बंद कर देंगे तो वो क्या होगा, रुक जाएगा, इकोनॉमी डाउन हो जाएगा, अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, तो इसको भी नहीं मानते। दूसरा था सृजनात्मक, कंस्ट्रक्टिव वर्क, हम ऐसा हमेशा कुछ बनाने के लिए सोचेंगे, ठीक है, कुछ अच्छा करने के लिए सोचेंगे, ठीक है, तो ये है कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो ये भी क्या है, एक माध्यम है आपका सत्याग्रह का। तो ये सब कुछ माध्यम है, ठीक है, गांधी जी के मतलब विचार का। ठीक है, थैंक यू।